हम लोग एरर्स पढ़ रहे थे। एरर्स के अंदर हमने पहली क्लास पढ़ी थी, ठीक है, उसके अंदर मैंने बताया था कि एरर का मतलब क्या है, ठीक है ना, और उसके एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस भी सोल्व करना सीखे थे हमने। अभी जो एरर की सेकंड क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। सबसे पहली बात तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। इस टॉपिक की जरूरत क्या पड़ी, ठीक है ना, इस टॉपिक की जरूरत क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप इस क्वेश्चन का जवाब देना मुझे। जैसे कि मान लो कि आपको मैं ये कहूंगी एक बॉडी है, उसका मास है 4 ± 0.4 और उसका एक्सेलरेशन है 2 ± 0.2, ठीक है ना। ये बॉडी का मास है और ये उस बॉडी का एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। उस बॉडी के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स का फॉर्मूला होता है m × a, और m भी दे रखा है आपको, एरिया भी दे रखा है, m भी दे रखा है और एरिया नहीं सॉरी एक्सेलरेशन भी दे रखा है, मास भी दे रखा है और a फॉर एक्सेलरेशन भी दे रखा है। यहाँ पे यहाँ पर उस बॉडी पे लगने वाला फोर्स बताना है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सीधी सी बात यही है। जिसने नहीं पढ़ा हुआ वो बोलेगा बस ये बताइए मास ये है और एक्सेलरेशन ये है, तो फोर्स की वैल्यू बताइए कितनी हो जानी चाहिए, कैसे निकालना है उसमें। जिसने यहाँ से नहीं पढ़ा हुआ है वो वाला स्टूडेंट बता सकता है। हाँ जी, हाँ जी, कैसे निकालूं फोर्स, इनको मल्टीप्लाई कर दे, 4 × 2 8 प्लस माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.08, यही करना है, ये तो गलत है। और बोलो, इनको तो मल्टीप्लाई करना है, 4 × 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, और इनको क्या करना है ऐड करना है 0.6, ये भी गलत है। और कोई आंसर बताओ, ठीक है, और कोई सुनो आप, यहाँ पे एक्चुअल में क्या चीज है कि इसमें देखो पता है क्या, ये यहाँ पर पहली बात तो ये वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखी जाएगी तो विद एरर लिखी जाएगी। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मास लिखा है 4 ± 0.4, इसका मतलब क्या है, देखो इस 4 को तो बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या बोलेंगे इस 4 को मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, और 0.4 को क्या बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट वैल्यू और इसको क्या बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर सुनो आप, मतलब इसका ये है कि मास की वैल्यू फिक्स नहीं है, मास की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है 4.4, कन्फ्यूजन है, और मास की कम से कम वैल्यू कितनी होगी, इसमें से माइनस कर दो 3.6, मास 3.6 और 4.4 के बीच में है, ऐसी सिचुएशन कई बार आती है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू भी फिक्स नहीं है और हमें फोर्स की वैल्यू बतानी है, फोर्स की वैल्यू भी नो डाउट इसी फॉर्मेट में आएगी, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, जब दोनों जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो जिस फॉर्मेट में हैं हमारा आंसर उसी फॉर्मेट में आना चाहिए। तो ये तरीका तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो इस कमरे का एरिया निकालना आपको, इसकी फ्लोर का, इस कमरे की फ्लोर का एरिया निकालना आपको, तो आपने एक साइड की लेंथ मान लो मेजर कर ली, आपने एक साइड की लेंथ आपने मेजर कर ली 4 मीटर है, 4 ± 0.3 मीटर ये मेजर कर लिया आपने, और दूसरी साइड आपने मेजर कर लिया 2 ± 0.4 मीटर ये मेजर कर लिया, ठीक है ना। अब मैं ये कहूँगी इसका एरिया निकालना है, तो ये इस फॉर्मेट में हो सकता है ना, समझ में आ रही है बात आपको, लेंथ और ब्रेड्थ। अब मैं कह दूँगी एरिया बताओ, एरिया क्या होता है बताइए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसके अंदर बच्चा सोचता है मैं इनको भी मल्टीप्लाई कर दूँ और इनको भी मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये करना गलत हो जाएगा। तो कैसे करें फिर, या फिर एक काम करो, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मान लो एक बॉडी है उसका मास दे दिया आपको 8 ± 0.4 और उस बॉडी का वॉल्यूम दे दिया आपको 2 ± 0.2 और डेंसिटी पूछ लिया आपसे, डेंसिटी सारी दुनिया को पता है कि डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। बच्चा ये सोचता है कि देखो डिवाइड तो करना ही है, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, ये भी तरीका गलत है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाए, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ही ये वाला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। हम ये टॉपिक पढ़ने क्यों जा रहे हैं पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, समझ में आ रही है बात आपको, मतलब एरर्स को मल्टीप्लाई कैसे करें, एरर्स को डिवाइड कैसे करें, जैसे इसमें डिवीजन की जरूरत पड़ गई, ठीक है ना, एरर्स को ऐड कैसे करें, एरर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करें, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो ये टॉपिक क्यों पढ़ने जा रहे हैं ये पता लग गया आपको, ये कोई डाउट है किसी के मन में, बढ़ते हैं आगे। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के, उन सारे क्वेश्चंस को टोटल आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। उन सारे क्वेश्चंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, 5 पार्ट्स में। कौन कौन से 5 पार्ट्स हैं समझ लो आप। देखिए आप, सबसे पहला पार्ट, सबसे फर्स्ट पार्ट है एडिशन, एडिशन वाले क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। सबसे फर्स्ट पार्ट है एडिशन, एडिशन के क्वेश्चंस आएंगे पेपर के अंदर।
दूसरा आता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं। और फोर्थ नंबर पे है डिवीजन, डिवीजन के क्वेश्चंस आते हैं। और फिफ्थ नंबर पे है पावर वैल्यूज, पावर वैल्यूज वाले क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है। ये 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर, राइट। इसके अंदर सुनो, आवाज नहीं, आवाज आ रही कहाँ से? इसके अंदर जो ना ये 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। देखिए आप सुन, आप इसमें मान लो कि पहला देखो, इसको ये वाला टॉपिक एक ऐसा है जिसको मैं क्वेश्चन, आप देखोगे ऊपर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और फिर उसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ, आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तभी समझ में आएगा। समझ में आ रही है बात आपको? फिजिक्स हमेशा ऑब्जर्वेशन से आती है। दिस इज लाइक स्विमिंग, प्लेइंग क्रिकेट, या कोई भी आप एक्टिविटी सीख रहे हो। स्विमिंग कैसे आती है? बुक्स पढ़ने से नहीं आती ना। स्विमिंग कैसे आती है? सामने वाले को देखो। कोई क्रिकेट खेलना सीखना है तो बैट को कैसे घुमा रहा है वो आपको देखने चाहिए। कुश्ती लड़ना है, ठीक है ना, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, वो देखने से आती है, ठीक है। कोई भी गेम है तो इसी प्रकार फिजिक्स भी है, देखने से ही आती है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा बस। आप ऑब्जर्वेशन कर करके आप ऐसे तरीके भी निकाल सकते हो, ऐसी चीज़ें जो हम भी नहीं पढ़ा रहे जिस तरीके से, ठीक है। आप अपना बेस्ट कुछ अलग यूनिक चीज़ बना सकते हो आप। समझ में आ रही है बात आपको? और फील्ड, हर फील्ड के अंदर जो यूनिक चीज़ बना रहा है ऑब्जर्वेशन करके, वही पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहा है। अब जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये क्या कर रहे हैं, कुछ सोच के ऐसी यूनिक चीज़ बना रहे हैं जो दुनिया में थी नहीं, पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। यूट्यूब है, फेसबुक है, ये पहले थे ही नहीं यार। जिन्होंने पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर दिया, उन्होंने सोच के नया कुछ निकाल दिया। व्हाट्सएप है, कुछ ऐसा सोचते हैं जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं। और वो रिसर्च के लिए, सोचने के लिए पूरी टीम हायर कर रखी होती है। अब उनका मतलब जितना टर्म, मान लो 5 लाख करोड़ का टर्नओवर है तो पता चले 2 लाख करोड़ तो रिसर्च पे लगा दिए उन्होंने। वो ऐसा करते हैं। सोनी जो है, ये जो कंपनी चल रही है सोनी, इसके जो कैमराज हैं पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हैं, क्योंकि रिसर्च पे इतना ज़्यादा, मतलब ये ऐसी फीचर्स दे देंगे कैमरे में जो किसी ने नहीं दी। और उस फीचर्स के लिए पता चले 5 साल से काम चल रहा है और लाखों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है उसके ऊपर, ठीक है। तो अभी ये जो बिलियनर हैं, जो बड़े बड़े मतलब जो हैं, जैसे ये मार्क जुकरबर्ग हो गया या फिर इस टाइप के जितने, वो लोग कर क्या रहे हैं, वो इस चीज़ के ऊपर पैसे लगा रहे हैं आजकल। मतलब जैसे उस पर आता है न्यूज़ के अंदर कि एज को रिवर्स कैसे किया जाए। मतलब एक की एज कितनी है, 43 है, उसने अपनी एज 37 कर ली, ठीक है। एज को रिवर्स करने पे और कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। अभी उसने कितने पैसे खर्च किए हैं, ईयरली 16,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है वो। पूरी एक डॉक्टरों की टीम है और पूरी उसके ऊपर वर्किंग चल रही है। कैसे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ठीक है ना। अपनी बॉडी का ब्लड निकाल के यंग ब्लड चढ़ाने का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, पता नहीं क्या क्या मतलब जो है। तो कहने का मतलब ये है, दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, और वो लोग उस चीज़ को अचीव कर ले, और उस चीज़ को उन्होंने अचीव कर लिया मान लो, फिर वो जो टेक्नोलॉजी है वो कितने रुपए की बिकेगी, सच आप, वो सारे पैसे पूरे कर देगी, ठीक है ना। कि एज थोड़ी बहुत घटाई जा सकती हो, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो। अब सुनो, इसके अंदर जो है ना, एनीवे मैं आपको बता रहा था कि यार जो नया सोचते हैं, कुछ नया काम करते हैं, ठीक है ना, जो नई एक्टिविटी करते हैं वही यार आगे चलते हैं। मतलब हल्दीराम की भुजिया चलती है बहुत ज़्यादा, वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। हल्दीराम क्यों चल रहा है? उसने कुछ सबसे पहले नमकीन उसी ने बनाई थी, कुछ ऐसी मिक्सिंग कर दी उसने, कुछ ऐसे मसाले मुसले डाल के, सबसे पहले थी नहीं नमकीन नाम की चीज़, उसने क्या किया, कुछ ऐसा बना दिया उसने कि वो आसपास गाँवों में और हर जगह बिकने लग गया वो। फिर दूर दूर के लोग आने लेने लग गए उससे, हल्दीराम नाम चल पड़ा। फिर उसके ऊपर उनको, फिर उनके बच्चों को, फिर उनको पता लग गया भी ये तो पूरे वर्ल्ड लेवल की चीज़ बनेगी, ये जो नमकीन जो भुजिया है ये चीज़ बिल्कुल एक अलग ही चीज़ बनने वाली है। उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च में पैसा लगना शुरू कर दिया, इसको और इम्प्रूव कैसे करें, और बेटर और बेटर और बेटर, ठीक है। और फिर उसको एक ऐसी एक जिस तरीके से बनेगी वो, उसको जो उस टेक्निक को उन्होंने पेटेंट करवा लिया। अब उसको कोई बना नहीं सकता उस तरीके से, वो जिस टेक्निक से बनाते हैं, और पूरे वर्ल्ड में सेल होती है। यार सीधी सी बात ये है, मैं मतलब जो ना आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ अलग हटके सोचना पड़ता है, या ऑब्जर्वेशन करनी। और वो हटके कब सोचोगे, वो पहले ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी उसकी, पहले ऑब्जर्व करोगे। पीएचडी का पर्पज ये होता है, सबसे हाईएस्ट डिग्री पीएचडी है। उसमें क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन की जाती है, ऑब्जर्वेशन करके खुद रिसर्च करने के लायक बना जाता है। लेकिन पीएचडी हमारे इंडिया में अच्छे से होती नहीं है, ठीक है ना, वो नाम की होती है पीएचडी कोर्स है ही नहीं, ये समझ लो इंडिया में कहीं पर भी, क्योंकि पीएचडी नाम की पीएचडी हो रही है, उनको कुछ नहीं पता होता, ठीक है। पर डिग्री मिल जाती है, नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। पीएचडी का मतलब यही है, और उसके लिए डिग्री लेना जरूरी नहीं है, आप खुद पे भी किसी भी चीज़ में कर सकते हो यार। ऐसे इस टॉपिक के ऊपर भी रिसर्च हो सकती है कि इसी टॉपिक को और बेटर से बेटर कैसे किया जाए, ठीक है ना, इसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए।
एनीवे अब मैं जो बताने जा रहा हूँ आप एक बार ये देखना कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन करनी है आपको, पहले ऑब्जर्वेशन करके फिर आपको सोचना है कि भाई कैसे इसको, मतलब जैसे कि फिर आप क्वेश्चंस खुद पे खुद करने लगोगे इसको। सुनो आप, इसके अंदर क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, जैसे मान लो मैंने एक बॉडी की एक रोड है उसकी लेंथ दे दी आपको, रोड की लेंथ दे दी सपोज यहाँ पे 6 + -0.6, और एक दूसरी रोड है उसकी लेंथ दे दी 4 + -0.2, ये दे दी मान लो मैंने, और मैंने कहा कि इन दोनों को ऐड करो। एक तो एडिशन वाले क्वेश्चंस आएंगे। एडिशन वाले क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, एडिशन वाले क्वेश्चंस को करने के लिए आप देखो ये L1 + L2 करना है आपको। L1 + L2 कैसे करोगे बताइए, L1 + L2 को इनको ये मीन एब्सोल्यूट वैल्यूज को भी ऐड करोगे और मीन एब्सोल्यूट एरर्स को भी ऐड करोगे। एडिशन तो बिल्कुल सिंपल है, एडिशन में तो इन दोनों को भी ऐड करना पड़ता है और इन दोनों को भी ऐड करना पड़ता है। 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, और फिर ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा बताइए 0.8। जैसे कि मान लो, अच्छा इसके अंदर ना मतलब एडिशन तो बहुत सिंपल है यार। एडिशन में क्या होता है कि मीन एब्सोल्यूट वैल्यू भी ऐड होती है और एरर्स भी ऐड होती हैं, ठीक है ना। सबट्रैक्ट करना हो तो सुन लो, अगर कोई ये कहता है कि L1 - L2 की वैल्यू निकालो, ठीक है ना, L1 - L2, ये मीन एब्सोल्यूट वैल्यू तो सबट्रैक्ट हो जाएंगी। 6 - 4 कितना होता है 2, प्लस माइनस ये वाली ऐड ही होती हैं, ये कितनी हो जाएंगी बताइए 0.8। सर ऐड क्यों होती हैं, बस एक बार तो मान लो, अभी मैं समझा भी दूंगा क्यों ऐड होती हैं। हमेशा एरर्स तो ऐड ही होंगी, ठीक है ना। नुकसान हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कितना हुआ है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एरर कितना कर सकता है, ये समझ आ रही है बात आपको, वो लेके चला जाएगा। मतलब कहने का मतलब मान लो कि आपने अपने मतलब जैसे कि ना आपने अपने घर वालों को ये बात बोली कि मेरे जो ना फिजिक्स में तो नंबर आएंगे 100 ± 2, ठीक है ना, केमिस्ट्री में आएंगे सपोज इसके अंदर भी 100 ± 2 आएंगे केमिस्ट्री में भी। अगर टोटल स्कोर निकालना हो फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी, टोटल स्कोर कितना आएगा, तो पता है क्या होता है इसके अंदर करना क्या पड़ता है, टोटल स्कोर के अंदर आपको ये तो मतलब ये मान के चलना पड़ेगा इसमें कि इसमें भी 2 का नुकसान, इसमें भी 98 आएंगे, इसमें भी 98 आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये लेके चलोगे ना आप इस केस के अंदर, मतलब इसमें भी 2 नंबर कटेंगे, इसमें भी 2 नंबर कटेंगे, ये मान के चलोगे। यानी कि आप क्या सोचोगे बताइए, इसमें 98 आएंगे, इसमें भी 98 आएंगे, तो 98 + 98 कितना हो गया 196 तो आएंगे ही आएंगे कम से कम, ठीक है ना। अगर किन्हीं चीज़ों को सब्ट्रैक्ट भी करना हो तो एरर तो हमेशा ही ऐड करोगे, एरर तो हमेशा ही ऐड करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके और समझाऊंगा कि एरर्स हमेशा ही ऐड क्यों होती हैं, ठीक है ना। चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एरर तो हमेशा ऐड होंगी। जैसे कि मान लो अब मैं क्वेश्चन आपको एक जैसे कि एक क्वेश्चन दे दूं पहले तो, अगर मैं ये कहूं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है ए और एक फिजिकल क्वांटिटी है बी, इसकी वैल्यू है 7 ± 0.5 और इसकी वैल्यू है 2 ± 0.1, ये कह दिया, और मैंने ये कहा कि a + b की वैल्यू बताओ, तो a + b में ये मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, भाई ये भी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू तो ऐड होंगी 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, और ये भी ऐड होंगी ही होंगी, कितना हो जाएगा 0.6। और अगर मैं ये कहूँ कि नहीं सबट्रैक्ट करो इनको, तो सबट्रैक्ट कैसे करोगे बताइए, 7 में से 2 चला गया 5, ये सब कहीं इनको भी ऐड कर दो आप। सब्ट्रैक्शन का केस आ रहा है तो ये मीन एब्सोल्यूट वैल्यू तो सबट्रैक्ट होंगी ही होंगी, ठीक है ना। और लेकिन ये क्या हो जाएंगे बताइए, ये अभी भी ऐड ही होंगी, ठीक है ना। याद रखिए चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एरर वैल्यू तो हमेशा ही ऐड होती है। आगे बात समझ में आपको क्यों होती है एरर वैल्यू हमेशा ही ऐड, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझा रहा हूँ, ठीक है ना। सपोज आपने क्या किया कि आपके पास है ना 2 बुक्स थी, आपने क्या किया कि यार आपने ना HC वर्मा परचेज कर ली, सपोज HC वर्मा परचेज कर ली, और HC वर्मा आपने परचेज करी मान लो कितने भी रुपए की सपोज, ठीक है ना, XYZ कुछ भी खरीद लिया आपने। फिर आपको किसी ने बताया यार HC वर्मा अच्छी नहीं है, DC पांडे अच्छी बुक है, इसको ना सेल कराओ, DC पांडे ले ले, और DC पांडे एक अच्छी बुक है। आपने क्या किया और इसको ना वापसी दे दो उसको। आपने दुकानदार से पहले बात की क्योंकि दुकानदार बहुत दूर था, मतलब 10 किलोमीटर दूर से लेके आए थे आप। आपने उसे फ़ोन पे कहा कि ऐसा है जी HC वर्मा मुझे वापस करनी है और DC पांडे मुझे लेनी है, ठीक है ना। तो अब ये बताओ कि मैं कितने रुपए लेके आऊँ, ठीक है ना। उसने क्या किया दुकानदार और मतलब कहीं वापस ना कराना पड़े मुझे, ठीक है ना। तो उसने कहा कि देख DC पांडे खरीदेगा तो DC पांडे जो मिलेगी, अभी मैं मतलब जो ना मैं एग्जैक्ट देख के बता नहीं सकता, लेकिन ये मिलेगी 300 रुपये ±20 में, ठीक है ना। 300 ±20 में इतने में मिलेगी DC पांडे। तो मुझे एक बार रेट देखना पड़ेगा, प्राइस देखना पड़ेगा, लेकिन 300 ±20 ही होगा रेट। और HC वर्मा मैं आपकी वापस लूँगा, ये लूँगा 200 ±20 में, ठीक है ना। HC वो तो आपकी कंडीशन की बुक की कंडीशन देखूंगा कैसी है, बुक की कंडीशन अगर अच्छी हुई तो उस पर 220 रुपये में ले लूँ, और आपने पता चले कि मतलब उसको ख़राब कर रखा है, पेन चला रखा है उस पर, तो उस पर मैं 180 रुपये की लूँगा। तो 200 ±20 की तो आपकी ये सेल हो जाएगी, और नई मिलेगी आपको 300 ±20 रुपये में, ठीक है जी। आप ये बताओ घर से कितने रुपए लेके चलोगे, घर से कितने रुपए लेके चलोगे आप? कम नहीं पड़ने चाहिए,
एक बच्चा बोलता कि सर 500 का नोट ले लेंगे घर से, ठीक है, जितने बचेंगे बच जाएंगे, रास्ते में कुछ खा पी लेंगे, ठीक है यार। ऐसे नहीं, मतलब इतने ज़्यादा भी नहीं लेने आपको, मतलब आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेने, आपको इतने लेने कि आपका काम चल जाए, बस कम ना पड़े यार, बस, ठीक है ना। आप घर में कोई और यूज नहीं, आपको पैसे और कहीं खर्च नहीं करने। इसमें आप पता क्या दिमाग लगाओगे, देखो 300 प्लस माइनस 20 रुपये में तो वो बुक खरीदी जाएगी, ठीक है ना। ये अमाउंट, ये ए है, मतलब ये वाली वैल्यू, और बी है, ये इतने रुपए में बिकेगी, 200 प्लस माइनस 20 रुपये में बिकेगी ये, ठीक है। सोल्व करना है, ये तो घटा दो, कितना हो जाएगा ये 100 आएगा, तो ये तो घटा ही दो आप, ए माइनस बी निकालना आपको, लेकिन आप इनको तो ऐड करके ही चलोगे, कितना हो जाएगा ये 40। यार पता है इससे क्या पता लगता है, हो सकता है कि आपके पास आपको कितने देने पड़े, हो सकता है कि आपको 60 रुपये में काम चल जाए, आपका सिर्फ 60 रुपये एक्स्ट्रा देने से ही काम चल जाए, हो सकता है ना। 100 माइनस में 40, हो सकता है 60 रुपये देने से ही काम चल जाए आपका, और हो सकता है कि आपको जो है 140 रुपये भी देने पड़ जाए, क्योंकि देखो आप चले गए, दुकानदार ने कहा भाई देख ऐसा है, ये तो मैं खरीदूंगा 180 रुपये की और ये दूंगा 320 की, कह सकता है ना, उसने फ़ोन पे बता रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, कितना हो जाएगा 220 की, तो ये कितने की बिकेगी 180 की, और इधर 320 रुपये लग गए, तो यानी आपके कितने रुपये लग गए, फिर 140 रुपये लग गए ऐसे केस में, तो 140 तो लेके जाना ही पड़ेंगे आपको। और हो सकता है दुकानदार अच्छा हो, वो कहे कि भाई देख ये तो मैं खरीदूंगा कितने की, ठीक है भाई, नई किताब है बिल्कुल, तूने तो हाथ भी नहीं लगा रखा है यार, इसको पेन भी कहाँ चलाया यार, पेज नहीं खोल के देखा तूने, तो सीधी बेच रहा है। अरे कहता क्वेश्चन तो सोल्व करके देख लेता, कहते ना ना वैसे कल से ही पता लग गया, क्वेश्चन ऊपर से देखा मैंने, पढ़ के बुक ही छोड़ दी थी, तो पहला क्वेश्चन ही पढ़ा था मैंने, और पहला क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे पता लग गया ये बुक मेरे सोल्व नहीं होनी, ऐसा करो रख लो इसको, ठीक है। मैंने कोई पेन पून यार कहाँ, मतलब मैंने दूसरा पेज भी नहीं खोला, क्या बात कर रहे हो। तो कहने का मतलब वो कितने रुपए में खरीदेगा बताइए, 220 में, और ये कितने की दे दी बताइए खुश हो के, कि किताब तो खराब करता नहीं है, डीसी पांडे भी ऐसे यही बेचने आएगा, ये इसको सोल्व तो करनी नहीं है। तो एक काम करें, इसको रेट ठीक ठाक लगाते हैं, इसको 300 यानी कि ये 280 रुपये में दे दी, तो बताइए फिर ऐसे केस में क्या हुआ, 60 रुपये लगे आपके, समझ रहे हो। वैसे मैं आपको ना एक चीज़ बताऊं, आप कभी भी किसी बुक सेलर के पास जाना, उसको कहना कि पुरानी एचसी वर्मा चाहिए, पुरानी चाहिए, आपको बिल्कुल नई जैसी लगेगी, क्यों, क्योंकि उसमें कभी कोई पेन चला मिलेगा ही नहीं, एक आधे शुरू के 1-2 पेज खराब होंगे हल्के फुल्के, बाकी पूरी एचसी वर्मा बिल्कुल चकाचक। मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में ऐसे ही देखा है, मैं जब से पढ़ना शुरू हुआ तब से लेके आज तक मैंने जब भी एचसी वर्मा मतलब कभी भी खरीदनी पड़ी ना, मैं किसी भी बुक सेलर के पास कभी भी गया, वो बिल्कुल नहीं मिली मुझे, क्योंकि बच्चे एचडीज खरीदते हैं, उसको एचडीज ही बेच देते हैं पूरे 2 साल रख के, और उसके अंदर कोई चेंज आता नहीं है। वो कोई बच्चा बुक खरीद के भी लेके आता है ना, मैं उसकी बुक देखता हूँ तो उसके अंदर कोई, मैंने कहा अभी कैसे कितनी खरीदी, सर वो मैंने तो पुरानी ली थी, और पुरानी वो पुरानी लग रही नहीं होती, नई जैसी लग रही होती है, यानी बच्चा सोल ही नहीं करता, सीधी सी बात यही है। अब सुनो, यानी कि मैं क्या बताने चाह रहा था आपको, ये वाली बात ये समझ में आ गया होगा यार, ये मतलब मैक्सिमम लॉस लेके चलना पड़ता है अपने को, मैक्सिमम लॉस, यानी कि इसलिए एरर तो हमेशा आईडी होंगी। रीजन समझ में आ गया होगा, ये समझ में आया हो चाहे ना आया हो, आपको करना क्या बताइए, चाहे एडिशन हो और चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एरर तो हमेशा क्या करनी पड़ेंगी आपको, ऐड करनी पड़ेंगी। इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे आप, कोई डाउट है किसी को, ठीक है। फोटो खींचो इसकी, अब आप इतना लिखने का टाइम है नहीं, फोटो खींच के ना ग्रुप में डाल दो। अरे कोई एक बच्चा फोन से फोटो खींच लो और जो ग्रुप में डाल देना, जो ग्रुप में है, नहीं ग्रुप बना हुआ है, आप ग्रुप में ऐड नहीं हो क्या, आप अपना फ़ोन नंबर सर्वेंट सर को दे देना, लिख के व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर आपका है, पेरेंट्स का मेंशन कर देना, और वो ग्रुप में आप अपना नंबर, क्योंकि कोई भी मैसेज व्हाट्सएप जो भी आता है, कोई छुट्टी होती है, कोई टेस्ट होता है, उसमें आते रहते हैं मैसेज, ठीक है ना। चलो एनीवे, ग्रुप तो बना हुआ है, कुछ कितने बच्चे हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है कुछ बच्चे हैं ना, बना हुआ है ग्रुप तो। ओके जी, हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ तक। यार इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो मान लो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यार। सपोज मैं ये कहूँ कि एक वैल्यू है 7 ± 0.3
और एक वैल्यू b है 2 ± 0.2, और मैं ये कहूँगी a + b की वैल्यू बताऊँ, तो क्या हो जाएगी बताइए a + b की वैल्यू 9 ± 0.5, और a - b की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए 5 ± 0.5। समझ में आ गया होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आप कर लोगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बहुत आसान है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब सुनो अगली बात। अभी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर वैल्यू के क्वेश्चंस कैसे करें, इनको करने की टेक्निक ऑलमोस्ट सेम है तीनों की, ठीक है ना। इन तीनों के क्वेश्चंस को अगर आप सोल्व करना है तो सीधे तरीके से नहीं होंगे, ठीक है ना। इतना सीधे तरीके से होते तो 10 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाता आज, ठीक है ना। इसमें तरीका सीधा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा सा ये मतलब इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए करना क्या पड़ता है, अगर पहले तो उस क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशन लिखनी पड़ती है, फिर उसकी एरर इक्वेशन लिखनी पड़ती है। अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ के पहले इक्वेशन लिख ली, फिर उसकी एरर इक्वेशन लिख दी, तो समझ लो क्वेश्चन 90% सॉल्व हो गया, ठीक है ना। मैं आपको पहले एरर इक्वेशन लिखना ही सिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद इसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। सुनिए आप, मैं आपको अभी 10-12 केसेस लिख रहा हूँ, आप इनको थोड़ा सा बस ना इसका तरीका देख लो मैं कैसे एरर इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मान लो एक किसी क्वेश्चन में मास दे रखा है और एक्सेलरेशन दे रखा है और फोर्स पूछ लिया, तो इक्वेशन बनेगी F = ma, मास दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया और फोर्स पूछ लिया, तो इक्वेशन तो ये बन गई। अब ये इक्वेशन तो बन गई, ये इक्वेशन ऐसी बन रही है, तो एरर इक्वेशन पता क्या बनेगी, डेल्टा F/F = डेल्टा M/m प्लस डेल्टा A/A। ये क्या बनेगी, एरर इक्वेशन। सर ये ऐसे कैसे बनेगी सर, देखो ये डेल्टा F क्या चीज है सर, डेल्टा F होता है एरर इन द फोर्स, एब्सोल्यूट एरर इन द फोर्स। डेल्टा M क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन द मास, और डेल्टा A क्या है यहाँ पे, एब्सोल्यूट एरर इन द एक्सेलरेशन। पहले तो ये बात समझो आप। सर F क्या है, F ये एब्सोल्यूट वैल्यू है फोर्स की, M क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मास, और A क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। पहले तो ये एरर इक्वेशन बनेगी। सर क्या करें, वो तो मैं सोल्व करना सिखाऊंगा ना, पहले तो इक्वेशन बनाना सीख लो। सर ये ऐसे ही क्यों बनाई है, एक बार चुपचाप इसको मान लो, ठीक है ना। अब सुन लो, इसके अंदर जो है यहाँ पे सपोज ऐसे दे रखा हो, एरिया दे रखा है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया क्या होता है बताइए, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यही होता है। इसमें मान लो क्वेश्चन में कह दिया कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ इतनी है और उसकी ब्रेड्थ इतनी है, और उसका एरिया बताओ, तो इसमें ना इक्वेशन तो ये वाली बनेगी, ठीक है ना। और इसकी एरर इक्वेशन कैसे लिखोगे बताइए आप, डेल्टा A/A प्लस का इज इक्वल टू डेल्टा L/L प्लस का डेल्टा B/B, ऐसे बनेगी, ठीक है ना, डेल्टा B/B। अब सुन लो अगली बात, मान लो पेपर में ये कह दे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मतलब मान लो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूछ रहा है पेपर में, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालो। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताओ क्या हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, देखो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, वैसे फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। पेपर में ना क्वेश्चन में क्या किया, लेंथ भी दे दी, ब्रेड्थ भी दे दी, हाइट भी दे दी, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूछ लिया। तो ये बताइए फॉर्मूला क्या होगा, पहले तो ये बताओ, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये सबको पता है, सबको पता है ना। ये बताइए इसकी एरर इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा V/V इज इक्वल्स टू डेल्टा L/L प्लस का डेल्टा B/B प्लस का डेल्टा H/H, ये बनेगी डेल्टा H/H। समझ में आ गई होगी बात आपको। अब सुनो एरर इक्वेशन और कैसे बनाते हैं, देखो आप, देखिए आप पेपर में मान लो क्वेश्चन ये दे दिया, देखो सुनो, ये पहला केस था, ये दूसरा केस है, ये तीसरा केस है, फोर्थ केस सुन लो। आपको ये कह दिया कि एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल, ये कह दिया एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एरिया इक्वल टू πr²। ये तो इक्वेशन होगी, ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन होगी। ये कैसे बनेगी, पेपर में ही कहेगा क्वेश्चन में कि भाई एक सर्कल है, उसका रेडियस इतना है, उसका रेडियस तो इतना है, अब आप उसका एरिया बताओ, ये बोल देगा पेपर में। तो सीधी सी बात है, मैथमेटिकल इक्वेशन तो यही बनेगी उसमें। और एरर इक्वेशन क्या बनेगी बताइए आप, डेल्टा A/A, पाई तो यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कभी एरर इक्वेशन में नहीं लिखना होता, पाई को कभी भी एरर इक्वेशन में नहीं लिखोगे। बताइए क्या लिखोगे इसको, 2 टाइम्स ऑफ
डेल्टा आर बाई आर लिखोगे यहाँ पे। डेल्टा आर क्या है? एरर, एब्सोल्यूट एरर इन द रेडियस, और ये है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेडियस। ठीक है सर, एक बात बताओ, क्या ये इक्वेशन लिखने से फिर आगे करना क्या है वो भी सिखाएंगे? करना क्या है? अभी तो पहले सिर्फ एरर इक्वेशन लिखना सीखना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपने पहले इक्वेशन लिखी फिर एरर इक्वेशन लिखी तो समझ लो 90% क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे का प्रोसीजर में सिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे सोल्व करना है। अभी तो सिर्फ एरर इक्वेशन निकालना सीख रहे हैं हम लोग। अब सुन लो, मान लो आपको ये कह दे कि भाई ये कह देगा, मान लो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये बोल दिया, क्या बोल दिया बताइए? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोल दिया। अच्छा सुनो, आप इसमें ना पावर थी, पावर को आगे लिख लिया आपने 2, जो पावर होती है उसको आगे लिख लेते हैं। समझिए पावर वैल्यूज वाले क्वेश्चन ऐसे पावर में से आ गए एक प्रकार से। पावर अगर हो तो आगे लिखते हैं उसको 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर। अब एक बात बताइए आप, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला V इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। पहले तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। अब इसकी बताइए 4/3 पाई तो कांस्टेंट है यहाँ पर, 4/3 पाई क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। इसकी एरर इक्वेशन बताइए कैसे लिखोगे आप? डेल्टा V बाई V, ये 3 कहाँ से आ रहे हो? तो ये 3, ठीक है, ये वाला 3 कर दिया होगा आपने, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर, और 4/3 पाई को कोई लेना देना नहीं एरर इक्वेशन लिखते वक्त। समझ में आ रही है बात आपको? क्योंकि ये कांस्टेंट है। अच्छा अब सुन लो, ये 5 केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। छठा केस, 6th केस सुन लो आप। 6th केस में मान लो कोई ये कह दे सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये कह दे बताइए फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का? क्या होता है पता है आपको? A इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई तो लेना नहीं है, जो पावर है उसको आगे ले लोगे आप। अभी सिर्फ एरर इक्वेशन लिखना सीख रहे हैं। भाई एक बात बताओ, जो साइंटिस्ट लोगों ने जो टेक्निक बना दी, एरर मतलब जो है वो तो टेक्निक हमें माननी पड़ेगी, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधी सी बात यही है। अगर हम इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ऐसे ही क्यों बना, ज़्यादा साइंटिस्ट बनने की कोशिश नहीं करनी इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर अगर हम साइंटिस्ट बनने की, कुछ जगह पे साइंटिस्ट बनने की कोशिश करनी है, कुछ जगह पे ज़रूरी है। जैसे जहाँ पर हम लोग मैकेनिक्स में FBD इफेक्ट, ठीक है, जो फोर्सेस वगैरह जहाँ पे लगते हैं उसमें साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन इसमें नहीं बनना। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें साइंटिस्ट नहीं बनना होता। वर्नियर कैलिपर्स में पढ़ाऊंगा, स्क्रू गेज में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, उसमें साइंटिस्ट नहीं बनना। मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसमें मानना पड़ता है कि ये ऐसे ही होगा इंटीग्रेशन। समझ आ रही बात आपको? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, ये बात माननी पड़ती है, ठीक है ना। तो कई जगह पर फिजिक्स में साइंटिस्ट नहीं बनना पड़ता और कई जगह बनना पड़ता है। ये बात मुझे खुद स्टूडेंट लाइफ में बाद में समझ में आई। ये बात तो मैं हर जगह साइंटिस्ट बन जाता था, तो उसका लॉस हुआ ना बहुत बड़ा। फिर कहने का मतलब ये है, एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जैसे एरिया है, इसकी एरर इक्वेशन क्या बनेगी बताइए? डेल्टा ए बाई इक्वल टू 4 पाई तो कांस्टेंट है, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर, ये उसकी एरर इक्वेशन होगी, ठीक है। अच्छा आप सुनो अगला केस। अगर मान लो मैं आपको ये कहूँ कि ये सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आ गया, मान लो मैं ये कहूँ कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता है क्या आपको? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बोल दो, चाहे पाई आर स्क्वायर एल बोल दो। एल मतलब लेंथ, अगर सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है तो एल लिख देते हैं हम लोग, लेंथ लिखनी पड़ती है। फिर सिलेंडर ऐसे वर्टिकल रखा हुआ है तो एच बोल देते हैं उसी हाइट को, तो एल बोल दो चाहे एच बोल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एरर इक्वेशन बताइए क्या बनेगी इसकी? डेल्टा वी बाई वी, पाई तो कॉन्स्टेंट है, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल, ये बनेगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझ में आ गया होगा आपको ये वाली बात, है ना। अब सुनो अगली बात। अगली बात ये है कि मान लो आपको कोई ये कह दे इसके अंदर कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या बोलते बताइए? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? v इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला होता है, इक्वेशन होती है मैथमेटिकल इक्वेशन। इसकी एरर इक्वेशन बताइए क्या बनेगी? डेल्टा v बाई v इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई, ये बन जाएगी आपके पास, ठीक है ना। आप इस तरीके से जो है एरर इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है ना। मैं देख लेता हूँ कोई एरर इक्वेशन और। अच्छा सुनो, मान लो कि टाइम पीरियड पूछ ले किसका? सिंपल पेंडुलम का, ठीक है ना। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पूछ सकता है, आता है पेपर में कई बार। देखो सिंपल पेंडुलम ऐसा होता है, ये रस्सी होती है एल लेंथ की, ये मासलेस होती है और ये एम मास होता है, ये ऐसे ऐसे करता है, तो इसका एक चक्कर ऐसे लगाने के टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है
वो होता है 2 पाई रूट एल वाई जी। ये चीज़ एसएचएम के दौरान पढ़ेंगे हम लोग कि 2 पाई रूट एल वाई जी होता है। एल यहाँ पर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पेपर में क्या देगा, जी में भी एरर है, जी की वैल्यू फिक्स नहीं है। जी की वैल्यू आपको जो माइंड में फीड की जाती है कि जी की वैल्यू 9.8 होती है, फिक्स कभी भी नहीं होती, उसमें एरर आ सकता है मेजरमेंट में। ठीक है, यहाँ का जी निकालना है तो पहली बात तो पता नहीं क्या आएगा, आएगा तो 9.8 के आसपास ही आएगा, तो ये 9.8 के आसपास ही आएगा। समझ में आ रही है बात आपको? लेकिन एग्जैक्ट 9.8 होना जरूरी नहीं है और अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग आएगा। तो उसके अंदर मान लो मैं कह दूँ कि 0.01 की एरर आ सकती है इसमें। तो यानी कि जी को ना, मतलब पाई तो कांस्टेंट होता है, जी कभी कांस्टेंट नहीं होता, याद रखिए आप, खासकर इस टॉपिक में। इस टॉपिक में जी की वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती, ठीक है ना। ये वाला चैप्टर, ये जो टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक के अंदर पाई कांस्टेंट होगा। समझ में आ रही है बात आपको? और एक ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है उसमें भी जी की वैल्यू आपको कांस्टेंट नहीं माननी। बाकी पूरी फिजिक्स में जी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे हम लोग, ठीक है ना, इसमें नहीं करनी बस। हाँ, कैपिटल जी तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, चाहे ये वाला चैप्टर आ जाए एरर एनालिसिस। इस चैप्टर के हिसाब से जो जी है वो वेरिएबल हो सकता है, ध्यान रखिए आप, ठीक है ना। तो पेपर में दे सकता है कि यार जी की वैल्यू दे सकता है 9.8 +-2 +-0.2 ऐसे दे सकता है। कहीं आप सोचो ये क्या दे दिया, जी तो कांस्टेंट होता है, इस चैप्टर में दे सकता है। एक ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी हो सकता है जी वेरिएबल, ठीक है ना। इसके अंदर 2 पाई रूट एल बाई जी, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी बताइए, डेल्टा टी बाई टी, 2 पाई क्या बताइए कांस्टेंट, 2 पाई क्या यहाँ पे, और यहाँ पे पावर क्या लगी हुई है 1/2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो सुनो आप, यहाँ पे पहले तो आप ना इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको ऐसा करो पहले तो t = 2 पाई l की पावर 1/2 अपॉन में g की पावर 1/2 ऐसा लिखोगे आप, ठीक है ना। अब ऐसा करो डेल्टा टी बाई टी = 2 पाई तो कॉन्स्टेंट है, 1/2 डेल्टा l बाई एल, 1/2 डेल्टा l, और ये जो यहाँ पर भी ना प्लस लगाओगे 1/2 डेल्टा g बाई जी लिखोगे आप, 1/2 डेल्टा g बाई जी, यहाँ प्लस ही लगता है। चाहिए डिवीजन में क्यों ना हो, बच्चों को ये लगता है कि सर ये डिवीजन में तो माइनस साइन लगाओ, नहीं यार, पता है क्या, सुनो आप, ये जो डेल्टा टी बाई टी है ना, इसको रिलेटिव एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये टाइम के अंदर रिलेटिव एरर। डेल्टा एल बाई क्या बताइए, रिलेटिव एरर इन द लेंथ, और डेल्टा जी बाई जी क्या है, रिलेटिव एरर इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और रिलेटिव एरर भी हमेशा ऐड होती हैं, रिलेटिव एरर भी कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, ध्यान रखिए आप। रिलेटिव एरर देखो, एरर भी हमेशा ऐड होती हैं और रिलेटिव एरर भी हमेशा ही ऐड होती हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको? अब सुनो आप, देखिए मान लो कि जैसे डेंसिटी होता है, डेंसिटी क्या होता है बताइए, डेंसिटी देखो, डेंसिटी होता है, डेंसिटी कैसे सिंपल होता है, डेंसिटी का ये होता है मास बाय वॉल्यूम होता है। क्या होता है डेंसिटी बताइए, m फॉर मास, v फॉर वॉल्यूम, और ये जो रो का सिंबल है ये क्या बताइए, यहाँ पे डेंसिटी है, ये वाली ये वॉल्यूम मास डेंसिटी है, पूरा नाम बोलोगे तो वॉल्यूम मास डेंसिटी है। इसके अंदर ये कह दिया कि मास की वैल्यू है 8 ± 0.6 और v की वैल्यू है 2 ± 0.4 ऐसा कुछ दे दिया, और ये कह दिया कि डेंसिटी बताओ। तो पहले तो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखोगे आप, फिर लिखोगे एरर इक्वेशन। एरर इक्वेशन क्या लिखोगे बताइए, डेल्टा रो बाय रो इक्वल टू डेल्टा m बाई एम, प्लस ही आएगा, प्लस ही आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, डेल्टा v बाई वी। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे ये एरर इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो आप, पहले तो एरर इक्वेशन ही मैं लिखना सिखा रहा हूँ आपको। मान लो पेपर में ये कह दे कि एक फिजिकल क्वांटिटी है y, ऐसे कुछ भी दे दिया y, और यहाँ दे दिया a की पावर 3, b की पावर 4, c की पावर 6 ऐसे लिख दिया, और ये कह दिया कि a b c तीनों, मतलब तीनों में एरर है, a में भी एरर है, b में भी एरर है और c में भी एरर है। y को निकालो आप, ठीक है ना। तो पहले एरर इक्वेशन बनाओगे, एरर इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा y बाई वाई इज इक्वल टू 3 को बाहर ले लो, डेल्टा a बाई ए प्लस इसमें 4 को बाहर ले लो, डेल्टा b बाई बी, और इसमें बताइए c को 6 को बाहर ले लो आप, डेल्टा c बाई सी। ये आंसर आ जाएगा आपके पास। अरे कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में, कोई शक है किसी को इस चीज़ में? इस प्रकार एरर इक्वेशन लिख सकते हो ना आप। अगर आपको मैंने कहा कि एरर इक्वेशन लिखनी आ गई तो 90% क्वेश्चन वैसे ही सोल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम कर क्या रहे हैं, इसी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन क्वेश्चन से आपको ये आइडिया आ जाएगा कि कैसे करना है, मतलब मैं आपको 6-7 क्वेश्चंस मैं करके दिखाऊंगा आपको, तो बाकी आप अपने आप कर लोगे, ठीक है ना। शुरू करते हैं अब क्वेश्चन प्रैक्टिस। थ्योरी इसकी इतनी ही थी, ठीक है ना।
अभी इसमें डीपीपी के क्वेश्चंस ही करवाए जा रहे हैं, जो डीपीपी आपको मिलेगी, ठीक है ना। अभी मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट बैकअप ले रहे हैं वो वाले स्टूडेंट्स डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशंस देख लें अभी।